आंसुओं में जो पश्चाताप उमड़ता है वह दिल की कलौंज को मांस डालता है। ये जीवन दर्शन है। जब हम लोग रोते हैं ना, तो पश्चाताप के आंसू जो हमारे आंखों से निकलता है वह मन के अंदर का जो भी मलाल रहता है, दुख रहता है, उन सबको मांझ के धो डालता है। पांडे ने सोचा था कि कुलदीप अब ठीक रास्ते पर आ जाएगा, क्योंकि उस दिन कुलदीप बहुत रोया था जिस दिन पांडे उसको गले लगा लिए थे। भैरव पांडे पीठ थपथपाए थे, तो इनको लगा था कि अब शायद सही रास्ते पर आ गया है। उनके वंश की मर्यादा अपमान के तराजू पर चढ़ने से बच जाएगी, ऐसा सोचा था कि अब मेरा नाम का सत्यानाश नहीं करेगा मेरा भाई, अब हमारा बेइज्जती नहीं करवाएगा। भूखो रहकर भी पांडे ने इज्जत के जिस बिरवे को खून से सींच कर तरोताजा रखा है, उस पर किसी के व्यंग कुठार नहीं चलेंगे। भूखे भी रह रह के, पेट को काट काट के, गरीबी में रह के भी उन्होंने अपना इज्जत बचा के रखा था, अपने कुल खानदान का। जिस दिन उनका भाई रोया फूट फूट कर, उनको ऐसा लगा कि अब क्या किसी की मजाल की कोई व्यंग मारे हमारे ऊपर, हमारे नाम को लेके। क्यों भैरव पांडे, तुम्हारा भाई तो बहुत छुपा रुस्तम निकला, अब ये क्या है, व्यंग ही तो है। तो कोई ऐसा ना बोले, इस बात का उन्होंने हमेशा कोशिश किया था, भूखे रह के भी। भाई के रोने पर ऐसा महसूस हुआ कि अब भाई सही रास्ते पर आ गया है, कोई व्यंग नहीं मार सकता हमको। एक महीना भी नहीं बीता कि कुलदीप फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा, और उसके रोने के एक महीना के बाद फिर शुरू हो गया। छोटे भाई के इस कार्य को छिपाने की पापाग्नि में भैरव पांडे अपनी आत्मा को जलते हुए देखते, किंतु वे विवश थे। देखते थे, क्या कर पाएंगे। छोटा भाई अब दिन रात फिर उसी स्वप्न में खो गया था फूलमती के, फिर छिप छिप कर भाग जाता था, और सब भैरव पांडे को पता था। लेकिन अब करते तो क्या करते, विवश थे, सिर्फ जल रहे थे, आत्मा उनकी जल रही थी, कुछ कर नहीं पा रहे थे। चैत के दिनों में गर्मी से जली तपी कर्मनाशा किनारे के नीचे सिमट गई थी। अब ये दूसरा सीन है, बता रहे हैं कि चैत का महीना था, गर्मी का मौसम। कर्मनाशा एकदम जमीन से चिपट गई थी, कहने का मतलब सारा पानी सूख गया था। नदी के पेट में दूर तक फैले हुए लाल बालू का मैदान चांदनी में सीपियों से चमकते हुए टुकड़े, सामने के ऊंचे अरार पर धन पलास के पेड़ों की आरक्त पाते, बीच में घुघू चाहों और जल विहार करने वाले पक्षियों का स्वर, कगार से नदी तीर तक बने हुए छोटे बड़े पैरों के निशानों की दो पंक्तियां, सिर्फ दो। ये एक सुंदर विवरण उन्होंने दिया है कि चैत के महीने का रात था, और वो दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, तो नदी के बीच में से भी लाल लाल बालू निकल आया था ऊपर। जब नदी का पानी सूख जाता है, तो इमेजिन करो कि बीच में थोड़ा सा अगर बालू उठा हुआ है, तो किनारे पानी रहेगा, इधर पानी रहेगा, बीच में बालू उठ गया है नदी में, ऐसा हो गया था। और उसके ऊपर कई किस्म के चिड़िया, जैसे कुछ चिड़ियों का नाम लिया है, घुघू, चाहो, इन सब चिड़ियों का जल विहार हो रहा था वहां पर, जल में सब घूम रहे थे। चांदनी में, चांदनी रात में जो सीप वगैरह होता है ना, घोंघा सीप वगैरह, वो सब नदी के बालू में दिख रहे थे, सब चांदनी रात में चमक रहे थे। किनारे किनारे पर धन पलास के पेड़, उनकी पाते दिखाई दे रही थी, पाते मतलब लाइन से दिखाई दे रही थी दूर तक। और वहीं उसी बालू, मतलब नदी के किनारे, उन बालू पर दिखाई दे रहा था दो लोगों के पैरों का निशान। ये दो लोग कौन रहे होंगे, कुलदीप और फूलमत। अब फिर वही बातें हो रही हैं दोनों में, प्रेम प्रसंग की बातें। कहती है, तुम मुझे मझधार में लाकर छोड़ तो नहीं दोगे। घुटन और शंका में खोए हुए धीमे स्वर। अब श्यामा की चीरती दर्द भरी आवाज, श्यामा मतलब रात, उस रात की दर्द भरी आवाज मतलब फूलमत की दर्द भरी आवाज। उसको भावनात्मक दर्द है ये सोचकर कि कहीं मेरा प्रेमी कहीं भविष्य में हमको छोड़ के भाग ना जाए, इसीलिए पूछ रही है, अपने दर्द अपने व्यथा को व्यक्त कर रही है अपने प्रेमी के सामने। पहले तो चुप्पी होता है, कायर है कुलदीप, कायर किस्म का इंसान है, प्रेम करना तो जानता है लेकिन हिम्मत नहीं है। तो पहले तो चुप हो जाता है, कैसे फट से बोले कि नहीं 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 छोड़ के भागूंगा, ऐसा नहीं। पहले चुप हो जाता है, वो जानता है डरपोक है। फिर हकलाती हुई आवाज में बोलता है, हकलाते कैसे हैं भाई, जैसे शाहरुख खान हकलाता था, है ना, कोई बात बोलने के लिए ऐसे हकलाते हुए बोलता है, मैं अपना प्राण दे सकता हूँ, किंतु तुमको कभी नहीं, ऐसे बोल रहा है। बोल रहा है नहीं नहीं जान दे देंगे, लेकिन नहीं, क्यों ऐसा सोचती हो ना, ऐसे बना होना के बोल रहा है। चांदनी की झीनी परतें सघन होती जा रही थी, सघन मतलब रात और
काली होती जा रही है। सुनसान किनारे पर भटकी हवा की सनसनाहट में आवाजों का अर्थ खो जाता। कभी हल्के हास्य की नर्म ध्वनि, दोनों प्रेमियों में बातचीत नोक-झोंक। कभी दोनों हंसते थे, कभी फिर धीमी-धीमी बातें करने लगते थे। फिर कभी आक्रोश हो जाता था दोनों में, कभी उल्लास, कभी खूब आनंदित, कभी सिसकियों की सरसराहट, और फिर कभी हो सकता है फुलमत रोने लगती थी। आंखों से आंसू आने लगते थे उसके, सोचकर भी भयभीत हो जाती थी कि कहीं मुझे भविष्य में छोड़ ना दे। भैरव पांडे एक बार चांदनी के इस पवित्र आलोक में अपनी क्रूरता और निर्ममता पर विचार करने के लिए रुक गए। भैरव पांडे ठीक पहुंच गए थे अड्डा पर जहां दोनों गया था, और देख भी लिए कि इन लोगों का पैरों का निशान कहां तक गया है। ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। गुस्सा तो बहुत जोर आया। पहले तो इच्छा हुआ कि जोरदार चिल्लाएं, निर्मम क्रूरता दिखलाएं। तो क्या आज तक का उनका सारा प्रयत्न निष्फल था, यही सोचने लगे रुक करके। हे भगवान, आज तक मैंने जो कुछ भी प्रयत्न किया अपनी इज्जत बचाने के लिए, परिवार का, कुल खानदान का नाम बचाने के लिए, क्या वो सब कुछ बिना परिणाम, बिना फल के? क्या वे असाध्य को संभव बनाने का प्रयत्न कर रहे थे? सोचने लगे, क्या मैं कोई ऐसी चीज का इलाज करने में लगा था क्या, जो बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है? एक क्षण के लिए भैरव पांडे ने सोचा, काश फुलमत अपनी ही जाति की होती। फिर सोचने लगे, अब मेरा भाई ऐसा कर लिया है तो अब क्या करें, काश वो लड़की ही मेरी जाति की होती तो तुरंत विवाह करवा देते। कितना अच्छा होता वह विधवा ना होती। एक तो विधवा नहीं होती और एक अपनी ही जाति की होती। अब देखो, यही सब अंधविश्वास है और यही सब सामाजिक कुरीतियां हैं जो विधवा को विवाह करने से रोकती हैं। दूसरी सामाजिक प्रथा जो एक जाति के लोगों को दूसरे जाति में विवाह करने नहीं देती है। तो ऐसी ही सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के खिलाफ है ये कहानी। यानी देखो, उनके मन में प्रेम और स्नेह आ गया है अपने भाई के प्रति, लेकिन विवश हैं सामाजिक प्रथाओं से। तुलसी चौरे की वंदना पांडे के मस्तिष्क में चंदन की सुगंध की तरह छा गई। उसका रूप, चाल चलन, संकोच, सब कुछ किसी को भी शोभा देने लायक था। तुरंत सोचने लग गए, कितनी अच्छी तो है, प्यारी ही तो है। उस दिन आई थी मेरे घर में, वो तुलसी वाला चौरा पे खड़ा होकर पूजा कर रही थी, मुझको मेरी माँ की याद दिला दी थी। क्या खराबी है लड़की में, ठीक ही तो है। पूजा पाठ भी करती है, धार्मिक है, अच्छी लड़की है, कितनी संकोची है, किसी को भी पसंद आ जाए। एक क्षण के लिए उनकी आंखों के सामने सफेद साड़ी में लिपटी फुलमत की पतली दुबली काया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जैसे वह अंचल फैलाकर आशीर्वाद मांग रही हो। भैरव पांडे बिजड़ित खड़े थे, बेमोड़। ये सब सोचते सोचते स्वप्न में, कल्पना में ऐसा उनको लगा जैसे वो आ गई है मेरे सामने सफेद साड़ी पहने हुए और हाथ जोड़ के बोल रही है कि दादा, हमको स्वीकार कर लो। हमने जो कुछ भी गलत किया आपको ठेस पहुंचाने के लिए, आपके इज्जत सम्मान को, उसके लिए माफ कर दो और हमको स्वीकार कर लो। यही सब वो कल्पना में सोचने लगे। तभी उन्होंने फिर अपने आप को संभाला, बोले नहीं, यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। पांडे ने बैसाखी संभाली और नीचे की ओर लपके। नीचे की ओर मतलब नदी की ओर, जहां पैरों का निशान देख रहे थे जाता हुआ, और कर्कश आवाज में चिल्लाए, कुलदीप। दोनों सिर झुकाए खड़े थे। दोनों खड़े हो गए। आज पहली बार पाप की साक्षी में दोनों संवेद दिखाई पड़े थे। पाप की साक्षी में मतलब दोनों, यानी कि प्रेम प्रणय संबंध में मिलन कर रहे थे और वहीं दिखाई दिए। पांडे फिर एक क्षण के लिए चुप हो गए। उन्होंने पूछा चिल्लाते हुए, मैं पूछता हूं यह सब क्या है? इतने निर्लज्ज हो तुम दोनों? पांडे बढ़कर सामने आए, फुलमत की ओर मुंह फेर कर बोले, तू इसकी जिंदगी क्यों बिगाड़ना चाहती है? क्या तू नहीं जानती कि तू जो चाहती है वह स्वप्न में भी नहीं हो सकता, कभी नहीं। डांटते हैं उसको। फूलमत चुप थी। पांडे दुने क्रोध से बोले, दुगना क्रोध आ गया, चुप क्यों है चुड़ैल, बोलती क्यों नहीं है? तब वो कहती है, मैं क्यों इनकी जिंदगी बिगाड़ती दादा? वह सहसा एकदम निचुड़ गई थी, एकदम डर सी गई थी। कह रही है, मैंने तो कई बार मना किया इनको। तब पांडे दहाड़ते हैं, कुलदीप, सीधे रास्ते पर आ जाओ, अच्छा होगा। तुमने भैरों का प्यार देखा है, क्रोध नहीं। जिन हाथों मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, उसी से तुम्हारा गला घोटते मुझे देर नहीं लगेगी। अपने भाई पर चिल्लाते हैं। कुलदीप हकलाते हुए बोलता है, दादा, हम दोनों। अब आगे कुछ नहीं बोल पा रहा है। देखो, डॉट 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 दिया हुआ है। डॉट 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 मतलब कंटिन्यूएशन का साइन होता है। 3 बार डॉट देता है ना, तो मतलब आगे और कुछ बोलना चाह रहा है, डर के मारे बोल नहीं पा रहा है। भैरव पांडे कहते हैं, पापी, नीच। भैरव पांडे हाथ की 5 उंगलियां
कुलदीप के चेहरे पर उभर आई। एक थप्पड़ जमाते हैं, लाल आ जाता है एकदम गाल पे, 5 उंगली का। मैं सोचता था तो ठीक हो जाएगा, कांप रहे थे एकदम पांडे क्रोध से, लेकिन नहीं, तू मेरी हत्या करवाने पर तुल ही गया है। वे फूलमत की ओर घूमकर चिल्लाए, क्या खड़ी है डायन, भाग भाग, नहीं तो तेरा गला घोटकर इसी पानी में फेंक दूंगा। चिल्लाते हैं। अंधड़ को पीते हुए तृप्ति सांप जैसा स्वर, यह सब मैंने किया था। पांडे चारपाई पर घायल सांप की तरह तड़फड़ाते हुए बुदबुदाए। अब फिर से सीन चेंज हो गया है, अब प्रेजेंट सीन में आ जाओ। प्रेजेंट सीन मतलब बाढ़ आई हुई है, गांव डूबने वाला है, वो अकेले हैं, उनका भाई भाग चुका है कई महीने पहले, सोच रहे थे ये सब, कह रहे हैं ये सब मैंने किया था, मेरा ही किया कराया है, आज सोच रहे हैं इतने महीने के बाद। घायल सांप की तरह तड़पड़ा रहे थे। उनकी छाती से सरक कर रामायण की गुटका जमीन पर गिर पड़ी। याद है ना रामायण, जिस दिन बाढ़ वाला दिन था उस दिन की बात है। और उस पवित्र आराध्य वस्तु को उठाने का उन्हें ध्यान न रहा। कुलदीप दूसरे ही दिन लापता हो गया था। दूसरे दिन मतलब जिस दिन थप्पड़ पड़ा था रात को, उसी के दूसरे दिन से भाग गया। यानी कि फूलमत को ये बात पता चल चुका था कि वो गर्भवती हो चुकी है, इसीलिए वो कह रही थी उसको कि कहीं तुम मुझे छोड़ के भाग तो नहीं जाओगे, और उसके दूसरे दिन ही वो भाग गया। अच्छा, एक और बात है कि शायद वो नहीं भागता, शायद अगर उसके बड़े भाई भैरव पांडे अगर उसको सहारा देते, उसको समझाते, या उन दोनों के प्रेम को सपोर्ट करते, या अगर वो सारी बात सच सच बता देता और वो स्वीकार कर लेते, उसको अपने घर की बहू मान लेते, तो शायद वो नहीं भागता। लेकिन परिवार की जबरदस्ती और घर के जो बड़े होते हैं उनका क्रोध, उनका इज्जत मान मर्यादा का दुहाई देने लगते हैं, इसलिए नए जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो डर जाते हैं और भाग जाते हैं। पांडे अपनी बैसाखी के सहारे दिन भर गांव गिराव की खाक छानते फिरे, किंतु वह नहीं मिला। जिस दिन भागा था सारा दिन घूमे पूरे गांव में, सबके घर जा जाके ढूंढने, लेकिन नहीं मिला। थक कर हार कर पांडे वापस आ गए। फिर से हम लोग पुराने सीन में चले गए, है ना। बीच बीच में कहानी प्रेजेंट में आ रही है, फिर पास्ट में चली जा रही है, फिर वापस आ गए। बाप दादों की इज्जत की प्रतीक इतनी लंबी विशाल बखरी, सोच रहे थे देखो ये जो घर है मेरा, मेरे बाप दादा का बनाया हुआ इज्जत, उनका सम्मान, इतना लंबा चौड़ा मेरा ये घर मिट्टी का, जिसकी दीवारें मुंह दबाए शांत मुजारी के तप की तरह अडिग खड़ी थी, किंतु कितनी सुनसान, डरावनी, निष्प्राण। ये मेरा घर कितना सन्नाटा भरा हुआ है, निष्प्राण है, इसमें कोई प्राण ही नहीं है, कितनी डरावनी है, पिंजर की तरह लगती है, लगता है पिंजरा है। चौखट पर बैठ पैर रखते हुए पांडे की आत्मा करा उठी। सारा गांव घूम के जब आ गए, थक कर आकर चौखट पर बैठे, उस समय की बात है, तब करा कर चिल्ला उठे, चला गया। बैसाखी रखकर पांडे आंगन के कोने में बैठ गए। अब वह कभी नहीं लौटेगा, ऐसा रोक कर बोल रहे हैं। रात में उन्हें बड़ी देर तक नींद नहीं आई। कुलदीप को बचपन से लेकर आज तक उन्होंने कभी अपनी आंख की ओट से दूर नहीं होने दिया था। छुटपन से लेकर आज तक खिलाया पिलाया पाला पोसा, कभी आंखों से दूर नहीं रखा। लेकिन आज दगा देकर भाग गया, आज उनको धोखा देकर भाग गया था। पांडे अंधेरों की मेड़ के पीछे बिथा के सैलाब को रोकने का असफल प्रयत्न करते रहे। उस अंधेरे में दिल के अंदर से जो सैलाब निकल रहा था दुखों का, सैलाब मतलब जैसे पानी में ज्वार वार आता है ना, लहरें, उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आंसू बन के वो निकलते जा रहे थे सैलाब। भोर होने में देर थी, उनिंदी आंखें करवा रही थी, किंतु मन की जलन के आगे उस दर्द का क्या मोल। पांडे उठकर टहलने लगे। सामने की बसवार के भीतर से पूर्वी क्षितिज पर ललछौहा उजाला फूटने लगा था। अब फिर से आ जाओ वर्तमान में। वर्तमान मतलब बाढ़ लगी है बाहर जोरदार, कभी भी गांव में पानी घुस सकता है, कभी भी अरारें टूट सकती हैं मिट्टी की। भोर होने में देर थी, उनिंदी आंखें करवा रही थी, मतलब जिन आंखों में नींद नहीं होता है उन्हें उनिंदी कहते हैं। सारी रात सोने का कोशिश किए लेकिन नींद नहीं आया, आंखें जल रही थी। मन की जलन के आगे उस दर्द का क्या मोल। मन में तो अलग जलन है ना, भाई चला गया, मैं अकेला हूं जिंदगी में, मेरा नाम कुल मर्यादा वंश सबका नाम मिट्टी में मिलाकर चला गया। इस दर्द के सामने ये आंख का दर्द क्या है, कुछ नहीं। पांडे उठकर टहलने लगे। सामने की बसवार के भीतर से, सामने बसवार था, बसवार मतलब बांसों का झुंड,
बांस का खेत देखे हो ना, खेत मतलब एक जगह झुंड में उगता है बांस, तो बसवार था। उसी के अंदर से पूर्वी क्षितिज पर, पूर्वी क्षितिज मतलब ईस्टर्न होराइजन, जो ईस्ट की तरफ जो होराइजन है ना, आकाश जमीन से आके मिल रहा है, उसको क्षितिज कहते हैं। उसी क्षितिज पर सूरज उगता हुआ ललछौहा उजाला फूटने लगा। ललछौहा मतलब रेडिश रेडिश आकाश में दिखने लगा। गली के मोड़ के कच्चे मकान के भीतर में जांत की घर घर गूंज रही थी। और गली के मोड़ पर एक घर था, वहां पर औरतें बैठकर शायद जांता चला रही थी। जांता मतलब चक्की, पुराने जमाने में गोल गोल चक्की होती थी, उसमें हैंडल बना रहता था। दो औरतें दो साइड में बैठ जाती थी और उसमें गेहूं या जो भी पीसना है डाल के और गोल गोल घुमाती थी और गाना गाती थी। एक घुमड़ता गड़गड़ाहट का स्वर, और वो जांत घूम रहा है घर 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 घर, जिसके पीछे जांत वाली के कंठ की व्यथा की एक सुरीली तान टूट टूट कर कौंध उठती है। और वो जांता चलाते वक्त महिलाएं लोकगीत गा रही हैं। देखो गाना भी मैच कर रहा है इनके दुख से। मोहे जोगिनी बना के कहाँ गईले रे जोगिया, ठीक है ना, मतलब मुझे योगिनी बनाकर मेरे योगी तुम कहाँ चले गए। पांडे एक क्षण अवाक होकर इस दर्दीले गीत को सुनते रहे। पियासे भूले भटके थके हुए स्वर पांडे की आत्मा में जैसे समान वेदना को पहचान कर उतरते चले जा रहे हो। समान वेदना मतलब जो वेदना पांडे के अंदर था, ऐसा लग रहा था जैसे जांता चलाने वाली वो महिलाओं के अंदर भी वही वेदना है। गाना उनके साथ एकदम रिलेटेड था, गाना उनके साथ मैच कर रहा था, उनकी मानसिक परिस्थितियों से, मानसिक दशा से, दिल के दर्द से। अब रोने चली है चुड़ैल, पांडे पागल की तरह बड़बड़ाते रहे। सोचो पागल क्यों बोला गया है, क्योंकि गाना तो गा रही थी कोई और औरतें जांता चलाते वक्त, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि फूलमत गा रही है कि मुझे जोगिन बना के कहाँ गईले रे जोगिया, हैं। तो उनको लगा कि फूलमत का आवाज है और पागलों की तरह बड़बड़ाने लगे, बोले अब रोने चली है चुड़ैल, रो रो कर मर, मैं क्या करूं। बाढ़ के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। पांडे बैसाखी के सहारे आकर दरवाजे पर खड़े हुए। ऐसा ये उसी दिन के शाम की घटना। अच्छा इसके बाद सीन फिर से बदल रहा है। अब सारा दिन गुजर चुका है और सूरज ढलने वाला है। पांडे बैसाखी के सहारे आकर दरवाजे पर खड़े हुए। बाढ़ में लाल पानी में सूरज डूबने ही वाला था। दरवाजे पर आकर बैसाखी का सहारा लेकर खड़े हुए। नदी की ओर आदमियों की भीड़ खड़ी थी। तभी उन्होंने देखा, अरे ये क्या है, नदी की तरफ इतनी भीड़। धीरे धीरे उधर ही बढ़ते जा रहे थे वो। सामने तीन चार लड़के अरहर की खूंटियां गाड़ कर पानी का बढ़ाव नाप रहे थे। अच्छा कुछ आगे गए तो देख रहे हैं कुछ लड़के हैं जो अरहर की लंबी लंबी खूंटी जो होती है ना, बांस के जैसी लंबी लंबी होती है, वो लोग अरहर की खूंटी लेकर किनारे, नदी के किनारे जाकर पानी में धसा धसा कर देख रहे थे कितना गहरा है। गहराई माप रहे थे वो लोग। क्या होने वाला है भाई, गहराई क्यों माप रहा है लोग। आगे बढ़ के पूछे, क्या कर रहा है रे छबीला। पांडे चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव लाकर बोले। अब भाई उनके मन में क्या चल रहा था वो तो घर में चल रहा था ना, गांव वालों के सामने थोड़ी ना रोएंगे, तो थोड़ा मुस्कुरा कर बोले। सामने वाले ने बोला, देखता नहीं लंगड़ा, बाढ़ रोक रहे हैं। मतलब उसने भैरव पांडे को लंगड़ा बोल के कहा, पर अरे लंगड़ा देख 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 देख, बाढ़ रोकने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पांडे मुस्कुराए, बोले जैसा बाप वैसा बेटा, तेरा बाप भी खूंटियां गाड़ कर कर्मनाशा की बाढ़ रोकना चाहता है। उनके बोलने का मतलब है कि तेरा बाप भी अनाप शनाप काम करके इतने भयंकर बाढ़ को रोकने का काम करता है, करना चाहता है, और तू भी वही कर रहा है। मतलब वो उसको छेड़ रहे हैं, मुस्कुराते हुए बोले थे। फिर उसके बाद पूछते हैं, वह भीड़ कैसी है रे छबीले। उस लड़के से पूछते हैं। वो लड़का छबीला भी उनका मजाक करते हुए कहता है, नहीं जानते, फुलमत को नदी में फेंक रहे हैं लोग, उसके बच्चे को भी फेंक रहे हैं, उसने पाप किया है ना। और फिर छबीला देखा कि पांडे जी गंभीर हो गए, ये बात सुनकर थोड़ा सीरियस हो गए, तो उनसे सट करके बोला, उनका मजाक उड़ाते हुए या यूं कहिए कि उनको ताना मारते हुए, क्यों पांडे चाचा, जान लेकर बाढ़ उतर जाती है ना, ऐसे पूछा उनको थोड़ा सा चिढ़ाते हुए। क्योंकि सारा गांव जानता था कि वो जो फूलमत का बच्चा था वो कुलदीप का था। पांडे थोड़े गंभीर हो गए थे, सीरियस हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा, हाँ हाँ हाँ। फिर पांडे आगे बढ़े। बोतल की टिप खुल गई थी। बोतल की टिप खुल गई थी मतलब होश में आ गए थे वो। अब तक जो इधर उधर की बातों में उलझे हुए थे, काफी चिंता में डूबे हुए थे, अब उस चिंता से बाहर निकले। पांडे के मन में भयानक प्रेत खड़ा हो गया, भयभीत हो गए, डर गए। चलो, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। पहले तो गुस्सा दिखलाए छबीले के सामने, बोल रहे हैं ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, कहने का मतलब अब ना फुलमत रहेगी ना फुलमत का बच्चा रहेगा, और अब हमारा मान सम्मान अपमान वाली बात तो खत्म ही हो गई। अब ना ये रहेगी ना मैं अपमानित होऊंगा। चली थी पांडे वंश में काली पोतने।
फुलमत को अनाप शनाप बक रहे हैं, कह रहे हैं कि चली थी हमारे मुंह पे गाली पोतने हमारे खानदान का। अच्छा ही हुआ कि वह छोकरा भी आज नहीं है। कौन सा छोकरा भाई? कुलदीप, उनका भाई। कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि आज मेरा भाई भी नहीं है, शायद अगर आज होता तो जरूर दौड़ कर जाता बचाने के लिए फुलमत को। फुलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए हुए टूटते हुए अरार पर, टूटते हुए अरार मतलब मिट्टी का वो अंश जो पानी के धक्के खा रहा था बार बार, उसी को कहा गया है अरार। अब वो टूटने ही वाला था, जैसे ही टूटता नीम का पेड़ जो था पानी में गिरता, उसी से चिपक कर खड़ी थी वो। उसकी बूढ़ी माँ जार बेजार होकर रो रही थी, और फुलमत की माँ जो बूढ़ी हो चली थी, पिता तो थे नहीं, वो जोर जोर से रो रही थी और लोगों से दुहाई मांग रही थी कि आप मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए, उसने कोई पाप नहीं किया है, उस नन्ही सी जान को बख्श दीजिए। लेकिन कोई पसीजने को तैयार नहीं था, कोई भी पिघलने को तैयार नहीं था। अपने अपने प्राणों की मोह इन्हें पशु से भी नीचे उतार चुका था। खुद को कर्मनाशा की बाढ़ से बचाने के मोह में लोग पशु बन गए थे, जानवर। जानवर का ही तो परिचय है ना कि एक इंसान दूसरे इंसान की बलि चढ़ाए, इस उम्मीद में कि कर्मनाशा की बाढ़ खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम सभी लोग बच जाएंगे। कोई इस अन्याय के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कर्मनाशा को प्राणों की बलि चाहिए, बिना प्राणों की बलि लिए बाढ़ नहीं उतरेगी। सारे लोग यही चिल्ला रहे थे, नहीं नहीं भाइयों, कर्मनाशा को तो बलिदान चाहिए ही, बिना बलिदान लिए तो उसका बाढ़ खत्म होगा नहीं। पर साल जान के बदले जान दी गई। अब पिछले साल की बात लोग याद दिला रहे थे, कह रहे थे पिछले साल हम सबकी जान कैसे बची, क्योंकि एक अंधी लड़की और एक बुढ़िया का बलिदान दिया गया, तब जाकर कितने लोगों का जान बचा था। पर कर्मनाशा दो बलि लेकर ही मानी पिछली बार। त्रिशंकु के पाप की लहरें किनारों पर सांप की तरफ फुफकार रही थी। मुखिया का विरोध करने का किसी में साहस न था। मुखिया ही थे इन सारी बातों के करता धरता, उन्होंने ही ये सारा प्लान ऑर्गेनाइज किया था फूलमत को पानी में धकेलने का। उसके जघन्य कार्यों का ऐसा समर्थन कभी न हुआ। मुखिया के इस खतरनाक काम का समर्थन आज तक पूरे गांव में इतना लंबे, इतने चौड़े तरीके से कभी समर्थन नहीं किया था। पता नहीं किस बैर का बदला ले रहा है बेचारी से वह जो मुखिया था, किस दुश्मनी का बदला ले रहा था बेचारी फूलमत से और उसके छोटे से बच्चे से। भीड़ में कई इस तरह सोचते, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, परंतु कौन बोले, सब मुंह सिए खड़े थे। एक दो लोगों, कुछ लोगों के अंदर मन में विचार चल रहा था कि नहीं ये गलत हो रहा है, लेकिन किसी के बोलने का हिम्मत नहीं था। तुम्हारी क्या राय है भैरव पांडे? मुखिया बोला। सारे गांव ने फैसला कर दिया, एक के पाप के लिए सारे गांव को मौत के मुंह में नहीं झोंक सकते। जिसने पाप किया है उसका दंड भी वही भोगे। ये किसने कहा? मुखिया ने। मुखिया बोला था भैरव पांडे से उनका राय मांगते हुए कि तुम्हारा क्या राय है, इसने पाप किया है और उसके पाप का सजा हम लोग भोगेंगे, सारा गांव डूबेगा मरेगा ना, इसको ही मारो ताकि पूरा गांव बच जाए। एक बिभत्स सन्नाटा। पांडे से राय पूछा गया, पांडे कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। पहले पांडे ने आकाश की ओर देखा, फिर आगे बढ़े। फूलमत भय से चिल्ला उठी। फूलमत जानती थी कि भैरव दादा छोड़ेंगे नहीं। पांडे ने बच्चे को उसकी गोद से छीन लिया। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरी राय पूछिए तो मुखिया जी बता दूं, कर्मनाशा की बाढ़ धुधमुहे बच्चे और एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। हीरो वाला काम कर दिए भैरव पांडे, कहानी के लास्ट में हीरो बन गए। उन्होंने कहा कि अगर मेरी राय पूछते हो मुखिया, तो बाढ़ का पानी कभी किसी महिला का बलिदान देने से होगा, अबला नारी का या एक दुधमुहे बच्चे का बलिदान देने से? कभी नहीं। अगर तुम्हें बाढ़ रोकना ही है तो मेहनत करो, पसीना बहाओ, बांध रोकने का साइंटिफिक तरीका ले आओ, बांध को कैसे टूटने से बचाया जाए इसके बारे में सोचो। कुलदीप कायर हो सकता है, सबके सामने खुल के उन्होंने बोल दिया। अब तक मन में चल रहा था, एकदम हीरो बन गए। हम लोगों के मन में भी श्रद्धा और सम्मान जाग उठा है। किसके प्रति? भैरव पांडे के प्रति। कहते हैं कुलदीप कायर हो सकता है, वह अपने बहू बच्चे को छोड़कर भाग सकता है, किंतु मैं कायर नहीं। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, समझे? एकदम आगे लाठी लेके खड़े हो गए अपना बैसाखी। मैं जब तक जिंदा हूं, इस फुलमत का और उसके बच्चे का कोई हाथ भी अगर लगा दिया तो खैर नहीं है। तो यह है बूढ़े पांडे जी की बहू, मुखिया व्यंग से बोला। अब सब तक तो, अभी तक तो बातें चली रही थी बाहर बाहर, अब डायरेक्ट बातें हो रही हैं। मुखिया बोला, अच्छा तो ये है तुम्हारी बहू? पाप का फल तो भोगना ही होगा पांडे जी, समाज का दंड तो झेलना ही होगा। जरूर भोगना होगा मुखिया जी, मैं आपके समाज को कर्मनाशा से कम नहीं समझता।
जितनी अत्याचारी कर्मनाशा है, जितनी भयंकर है, विनाशकारी है, आपका समाज भी उतना ही भयंकर और विनाशकारी है, अत्याचारी है। मैं एक के पाप गिनाने लगूं, यहाँ खड़े सारे लोगों को परिवार समेत कर्मनाशा के पेट में जाना पड़ेगा। पाप की बात करते हैं, सारे गांव के लोगों का प्रतिक्रिया क्रिया हमको पता है, सारे लोगों का चाल चलन हमको पता है। अगर सबका पाप गिनाने लग जाओ ना, तो सारे पापियों को फेंकना पड़ेगा। पूरा गांव के पापी को फेंकने से भी पाप कम नहीं होगा। है कोई तैयार जाने को? बोलो, एक एक करके आओ, सबका पाप गिनवा दे रहे हैं अभी हम। लोग अवाक पांडे की ओर देख रहे थे, जो अपने कंधे से छोटे बच्चे को चिपकाए और बैसाखी के सहारे खड़े थे। पत्थर की विशाल मूर्ति की तरह उन्नत, प्रशस्त, अटल, ये सब उनका विशेषण है। उन्नत मतलब एकदम प्रोग्रेसिव तरीके से, प्रशस्त एकदम ढीठ सीधा, और अटल अडिग अपने इरादे से। कर्मनाशा के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। जिन उद्धृत लहरों की चपेट से बड़े बड़े विशाल पीपल के पेड़ धराशायी हो गए थे, वे एक टूटे नीम की पेड़ से टकरा रही थी। सूखी जड़ें जैसे सख्त चट्टान की तरह अडिग थी। लहरें टूट टूट कर पछाड़ खाकर गिर रही थी, शिथिल, थकी, पराजित। जिन लहरों ने कर्मनाशा की लहरों ने बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ दिया, गिरा दिया, उखाड़ दिया, कई घरों को निगल लिया, कई गांव निगल लिया, आज वही कर्मनाशा की लहरें उस सूखे हुए नीम के पेड़ की जड़ों तक बस जा रही थी, टच करके फिर लौट आ रही थी, जा रही थी, टच करके लौट आ रही थी। हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो नीम की पेड़ को उखाड़ दे। यहाँ पर नीम का पेड़ जो टूटा जर्जर सा है, जिसकी जड़ें सूख सी गई हैं, वो किसका प्रतीक है? भैरव पांडे की। किसकी प्रतीक है? भैरव पांडे के जैसे समाज के अत्याचारी कुकर्मों के विरोध में आवाज उठाने वालों की प्रतीक है ना? वो नीम का पेड़ किसका प्रतीक है? ऐसे लोगों की प्रतीक है जो समाज में फैले कुरीतियों, कुविचारों, बुराइयों के खिलाफ में खड़े होते हैं। और बाढ़ का पानी किसका प्रतीक है? समाज का। ठीक है ना? पूरा समाज किस तरह से एक ही सुर में चिल्लाना शुरू कर देता है किसी कुप्रथा को लेकर, किसी कुविचार को लेकर, कुरीति को लेकर के, और उसके खिलाफ लड़ने वाला कोई नहीं होता है। तो जैसे भैरव पांडे खड़े हुए अडिग होकर, अटल होकर, वैसे ही वो नीम का पेड़ वहां खड़ा है। लहरें आ रही हैं, बस छू कर चले जा रही हैं, कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। आ रही हैं, छू के चले जा रही हैं। और लहरों की विशेषता क्या बताई गई है? शिथिल, एकदम हारी हारी सी, थकी थकी सी, पराजित पराजित सी। वो लहरें आ रही हैं और आकर चली जा रही हैं। कोई बुरा नहीं कर पाई वो बाढ़ का पानी। तो यहीं पर कहानी खत्म हुआ। धन्यवाद।